हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समरी को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैप्टर की समरी को समझिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नहीं, बहुत रूल्स होते हैं। जैसे कि आपकी यूनिफॉर्म होती है जो सब बच्चों को वही पहन के आना होता है। आपका एक टाइम होता है, आपको उस टाइम पे एंट्री लेनी ही है, उसके बाद आप एंट्री नहीं ले सकते। आप अपने नेल्स नहीं बढ़ा सकते, आप कोई भी हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो फिर हर बच्चा अपनी मनमानी करेगा, कोई कुछ भी पहन के आ जाएगा, कोई कितने भी टाइम पर आएगा, मतलब कुछ भी चीज़ कुछ मेंटेन वे में नहीं रहेगी, ठीक है। तो उन रूल्स अगर रहेंगे तो वो चीज़ ईजीली चल पाएगी और अच्छी से चल पाएगी। तो बस उसी चीज़ को हमें समझना है। A society is bound to certain set of rules which make it what it is and differentiates it from other kind of society. एक सोसाइटी जो होती है वो बाउंड होती है कुछ रूल्स से। अब वो जो कुछ रूल्स होते हैं वो उनको मतलब एक आप डिफरेंस कर सकते हो कहाँ पे क्या रूल चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है, यहाँ की कंट्री में कुछ और रूल्स होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं उधर कुछ और रूल्स होते हैं। तो दो टाइप से आपकी दो सोसाइटीज़ हो गई। सोसाइटी इन द सेंस यहाँ पे एक सिंपल छोटी सी सोसाइटी नहीं है, यहाँ पे कंट्री लेवल पर हम बात कर रहे हैं, ओके। तो हर किसी के अपने रूल्स होते हैं और वो रूल्स एक दूसरे से उनको डिफ़र करते हैं, ठीक है। दीज रूल्स इन लार्ज सोसाइटीज़ इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कॉन्सेंसस। अब इसमें क्या होता है, ये जो रूल्स होते हैं इन रूल्स को सब लोग मतलब एक साथ मिलके मानते हैं इस रूल को, और इस रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कॉन्सेंसस इज़ यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। अब ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब किस में लिखी होती हैं आपकी, मतलब रिटन फॉर्म में होती है, मतलब लिखी हुई होती है। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज़ नोन ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन पता चल गया जिसमें सारे क्या लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं कि किसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे काम करना है, ठीक है। क्या क्या रूल्स आते हैं हमारे, वो सब किस में लिखे होते हैं, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ले सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। उसमें कुछ लिखा होता है कि आपको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, मतलब आप किस तरीके से आपको रहना है इस कंट्री में एज अ सिटीजन, ठीक है। A constitution helps serve as set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed, ठीक है। This include the type of government and also an agreement on certain ideas that they believe the country should uphold. अब इसमें बहुत टाइप्स की गवर्नमेंट भी है, इसमें ये लोग अग्रीमेंट भी करते हैं कि किस तरीके से इनको कंट्री को चलाना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ मोनार्की आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो, मोनार्की क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। मोनार्की मतलब आपका जो कंट्री जो चल रही है वो किसी राजा के हिसाब से चल रही है, ठीक है। और डेमोक्रेसी मतलब इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जो हम अपने वोट दे करके हम चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और फिर वो देश को चलाता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास ही है वो पावर, हम ही चुनते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका डेमोक्रेसी। Therefore, soon after the transition in the governing system in Nepal, the government started the process of making a new constitution of Nepal because the earlier one did not suit their new setup. Simple इसमें ये दे रखा है कि नेपाल में पहले कैसा चलता था, मोनार्की चलता था, पर 2006 में क्या हुआ, ये मोनार्की सिस्टम का एंड हुआ, मतलब जो राजा का राज्य चलता था उसको एंड करके कैसा बन गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया जहाँ पे लोगों को वोट दे करके वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे। The country of Nepal need to change all its constitutive rules in order to usher in a new democratic society for which people had struggled for a long period. अब उन्होंने क्या कर दिया, नेपाल के लोगों ने इन सबको चेंज कर दिया, मोनार्की हट गई, ठीक है। मोनार्की हट के नेपाल कैसी बन गई, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन गई। जो लोग बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे वो चाह रहे थे कि नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने।
The constitution defines the nature of country's political system. In a monarchy, king is the supreme power, whereas in a democracy, people rule the country. जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोनार्की में किंग के पास पावर होती है और डेमोक्रेसी में लोग अपने द्वारा वोट दे करके चुनते हैं, मतलब लोग ही चलाते हैं एक टाइप से कंट्री को, वो जिसको चुनेंगे वही तो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा. द गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय अ लार्ज पीपल, इलेक्टेड बाय अ पीपल एट लार्ज. मतलब वही चीज़ कि जो गवर्नमेंट जो चलती है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव से चलती है, जिनको वो मेजोरिटी में जो भी बंदा जीतता है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रिस्क्राइब रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर बाय द लीडर्स. अगर वो लीडर जो है, अब देखो जो लीडर बना है, अगर वो अपनी पावर का क्या करता है, मिसयूज़ करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखे हैं आपको, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दे रखे हैं, मतलब आपके हक. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी मतलब सबको क्या मानना है, एक समान मानना है. In one of the fundamental rights or to all the persons and say that no citizen can be discriminated. आप किसी भी सिटीज़न के साथ भेदभाव नहीं कर सकते उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे कि वो किस कास्ट का है, वो मेल है फीमेल है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, इन सब बेसिस पे आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो अपनी पावर का यूज़ ना करे अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल्स और ग्रुप. डोमिनेंट ग्रुप, अब जैसे क्या हो जाएगा, आपके घर में बड़ा भाई बहन होता है, वो आपको क्या करता है, डोमिनेट मतलब दबाता है. तो उसमें डोमिनेट का मतलब वही आ रहा है, एक जो ग्रुप है वो मेजोरिटी में है, उसमें ज़्यादा लोग हैं, एक जो ग्रुप है वो माइनॉरिटी है. हिंदू मुस्लिम का ही ले लीजिए आप, कि हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है और मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में है. तो आप उनके ऊपर कुछ भी दबाव नहीं डाल सकते. ठीक है, आप उन पर हावी नहीं हो सकते. तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, मतलब जो मेजोरिटी में है, वो अपनी पावर का अगेंस्ट में यूज़ ना करे माइनॉरिटी ग्रुप के. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटीज़ जो है वो एक्सक्लूडेड नहीं है किसी भी चीज़ से. मतलब जो चीज़ मेजोरिटी के लोगों को मिल रही है तो ऐसा ना है कि वो माइनॉरिटी के लोगों को ना मिले. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को रोकता है, मतलब प्रिवेंट करता है कि जो डोमिनेशन है मेजोरिटी का माइनॉरिटी पे, ये चीज़ ना हो. कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने पे आपको कुछ डिसीजंस पे दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स अफेक्ट ऑन अ लार्ज प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन. अब देखो, अगर किसी के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो वो कुछ भी डिसीजन ले लेगा ना, और ऐसा ना हो कि वो डिसीजन आगे जाके हमारे लिए हानिकारक साबित हो. तो ये चीज़ होती है कि आपको रूल्स को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज अनएनिमसली अग्रीड दैट इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर एवरीवन मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी. स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाई जाए जहाँ पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है. फॉर दिस देयर वर अ नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए आपको किसकी ज़रूरत थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि इंश्योर करे एक परफेक्ट डेमोक्रेसी को. तो एक ग्रुप कम से कम 300 लोगों का हु बिकम अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि किसके मेंबर बने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 1949 में, जो कि पीरियडिकली मिलते थे, मतलब लगभग 3 साल तक, और उन्होंने क्या बनाया, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. अब आप इधर देख लीजिए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पास किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को, बट वो इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 को. अब बात करते हैं फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है. फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो कुछ लेवल्स पे बटी हुई है, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पंचायती राज. तो फेडरलिज्म जो है वो एक प्राइम फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि रेफर करता है एग्जिस्टेंस एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट. हमारी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल की क्या है, गवर्नमेंट है. तो इंडिया में देयर आर गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल पर है और सेंट्रल लेवल पे है. सेंट्रल जो पूरी इंडिया को देखेगी, और स्टेट जैसे यूपी की अलग है, राजस्थान की अलग है. ठीक है. एक और है लोकल लेवल पे, जो कि है पंचायती राज. ये है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि किसके लेवल पर होती है, जो कि होती है आपके गांव के लेवल पे, जो आपने पढ़ा होगा पंचायती राज पहले. ठीक है, वो चीज़. While each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issues, they are bound to follow the laws of the central government as a matter of national concern. अब देखो, जो भी अपनी ऑटोनॉमी उनको तो एंजॉय करेंगे ही, साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी लॉज को बनाया है उनको भी अपनी स्टेट्स को इनको भी फॉलो करना पड़ेगा.
द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द जुरिडिक्शन पावर ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड एट द सेंटर. जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी. ओके, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द अदर फीचर of Indian Constitution which provide that the different tier of government shall constitute of the representative elected by the people. It also guaranteed universal adult suffrage for all citizen. अब इसमें क्या होता है कि हर लेवल की गवर्नमेंट पे जब इलेक्शन होते हैं तो वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद ही चुनते हैं. ठीक है, ये भी गारंटी की जाती है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज हो सब सिटीजन्स के लिए. अब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इसका मतलब क्या होता है कि ये राइट देता है वोट टू ऑल अडल्ट सिटीज़न. सारे जो भी अडल्ट सिटीज़न हैं उनको राइट है वोट करने का. आप ये नहीं देखोगे कि वो कमाता कितना है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, ये सब कोई मैटर नहीं करता. सबको राइट है कि वो क्या देंगे, वोट देंगे, सिर्फ माइनर को छोड़ के. माइनर मतलब जो अडल्ट ना हो, जो 18 साल से कम हो. नेक्स्ट इज द प्रोविजन फॉर सेपरेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकमेंड फॉर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. अब देखो, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब अलग अलग पावर किस किस को देना? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. अब लेजिस्लेचर क्या होता है? हम लोगों ने जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो पार्लियामेंट में जाते हैं और हमारी बात को रखते हैं. अब हमें कोई प्रॉब्लम है तो आप तो जाओगे नहीं ना पार्लियामेंट में. आपने जिसको वोट दिया है, आपके जो स्टेट का जो है वो आपके स्टेट की प्रॉब्लम को जा कर के वहाँ पे पार्लियामेंट में रखेगा. तो जिन लोगों को हमने चुना है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो क्या है? वो है लेजिस्लेचर. वेयर इज एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो कि लॉज को बनाते हैं और फिर लॉज को लागू भी करते हैं. ठीक है, एंड रनिंग द गवर्नमेंट. और जुडिशरी क्या होगा? जुडिशरी में आपकी कोर्ट्स आ जाएंगी. कोर्ट जो आपके देखेंगे कि कहीं आपके राइट्स को वायलेट तो नहीं किया जा रहा. ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखती है. जो जुडिशरी रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट इन अ कंट्री फॉर प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ पावर. कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा. ठीक है, कोई भी स्टेट का. तो ये सब कौन देखेगी? आपकी जुडिशरी, जो कोर्ट्स जो होती हैं. ठीक है, हाई कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है. इट ऑल्सो इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3 ऑर्गन्स. और सबके पास जो पावर होगी वो बैलेंस्ड वे में होगी. The features of fundamental right is the conscience of all Indian Constitution. These right protect citizen against the arbitrary and absolute exercise by a power of the state. अब कुछ citizens के fundamental rights के बारे में बता रखा है. ये जो हक होते हैं ये बचाते हैं कि आप कोई भी उनका शोषण ना करें. ठीक है, the Constitution does guarantee the right of individual against the state as well as other individual. अब आपको क्या क्या rights दे रखे हैं? राइट्स में आपको दे रखा है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. चलिए अब हम इन राइट्स को समझते हैं. ये मैंने NCERT बुक से लिया है. तो ये इसमें राइट्स दे रखे हैं. द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब हर पर्सन क्या है? एक बराबर है. इसका मतलब This means that all persons shall be equally protected by the law. लॉ के अकॉर्डिंगली हर पर्सन को आप इक्वली प्रोटेक्ट करोगे. ये स्टेट करता है कि किसी भी सिटीज़न को आप डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं करोगे उसके रिलीजन के बेसिस पर, उसके कास्ट के बेसिस पर, या फिर वो मेल फीमेल है इस बेसिस पर. हर पर्सन को राइट है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस की जगह को यूज़ कर सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो शॉप हो. स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी. ठीक है, बट देयर आर एक्सेप्शन टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक. कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो कि आगे के चैप्टर्स में दे रखे होंगे. नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम. दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. मतलब आपको राइट है कि आप अपनी बातों को बोल सकते हो. ठीक है, द राइट टू फॉर्म एसोसिएट, द राइट टू मूव फ्रीली. आप कहीं भी घूम सकते हो. ठीक है, कंट्री की किसी भी पार्ट में रह सकते हो. अपने कोई भी प्रोफेशन, टीचर, डॉक्टर, उसको चूज़ कर सकते हो और अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन में क्या है कि आप जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उस पर प्रोहिबिट, उसको रोकोगे. ठीक है, उसको रोकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन. और जो आप लेबर्स को ज़बरदस्ती फोर्स लेबर जो होती है उनको रोकता है. और जो बच्चे होते हैं 14 साल से कम के, आप उनको काम पे लगा लेते हो, उसको भी ये रोकता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन. आप अपने मन का कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकते हो. हर पर्सन को राइट है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. कल्चरल एंड एजुकेशन राइट. ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि
all the minorities, religious or linguistic, can set up their own education institution in order to preserve and develop their own culture. हर जो भी माइनॉरिटी ग्रुप है उनको ये चीज़ है कि वो अपना अपना एजुकेशन का ग्रुप खोल सके. अब जैसे कोई भी है, जैसे क्रिश्चियंस हैं, ये अपना स्कूल खोल लेते हैं, ठीक है, ताकि इनकी जो चली आ रही प्रथा वो बरकरार रहे. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे गौतम बुद्ध के थे, ठीक है, वो अपना खोल सकते थे. तो ये सब चीज़ें. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये जो आपके जो भी 5 राइट है ना, अगर ये कोई भी वॉलेट किया जाता है तो आप अपने 6वें राइट को बोल सकते हो कि जो ऊपर के राइट है ये मेरा हक नहीं दिया जा रहा है. तो दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकता है, बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, कि उसके ये जो भी फंडामेंटल राइट्स है ये नहीं माने जा रहे हैं. तो ये चैप्टर की समरी थी. होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. मैंने क्लास 8th की SST स्टार्ट की है अभी. अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.